हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस जीके जीएस के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सो आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है मुंदरक, ऑप्शन बी है कर्णवश, ऑप्शन सी है कर्ण पल्लव और ऑप्शन नंबर डी में है कर्ण पांडु। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग विश्लेषण करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को हम लोग कर्ण पल्लव कहते हैं। कर्ण पल्लव क्या है? तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सा कि हम लोगों के जो कान के जो बाहरी हिस्से हैं गोल सा, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ध्वनि को संग्रह करता है। एक तरह से इसका काम होता है ध्वनि का संग्रह करना। ध्वनि का संग्रह करना, इसका काम होता है ध्वनि का संग्रह करना। अब चलिए इसके भाग के बारे में समझते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। अब कर्ण जो है कान के कितने भाग होते हैं? तो कान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण को ही हम लोग बोलते हैं कर्ण पल्लव या फिर बाह्य कर्ण कुहर। और बाह्य कर्ण जो है, इसका क्या काम होता है? इसका ही काम होता है ध्वनि का संग्रह करना। ध्वनि का संग्रह करना। और मध्य कर्ण, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्णपट गुहा। और तीसरे जो इसका भाग है वो है अंतःकर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ। मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के स्रोत क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन नाभिक, ऑप्शन बी है आर्गन नाभिक और ऑप्शन नंबर सी में है हीलियम नाभिक और ऑप्शन नंबर डी में क्रिप्टॉन नाभिक। तो देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक। तो चलिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अल्फा कण है, रदरफोर्ड के अल्फा कण का स्रोत पूछा जा रहा था। ये जो अल्फा कण है, अल्फा कण ये होते हैं हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक। अल्फा कण जो होते हैं ये होते हैं हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक जब होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर परमाणु है तो उसके केंद्र में नाभिक पाया जाता है, और उसी के नाभिक में हम लोग जानते हैं कि धनात्मक आवेश पाया जाता है। यानी जितना भी धन आवेश है वो किसी भी परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश मतलब अल्फा कण जो है ये एक धनात्मक आवेश है, क्योंकि ये क्या है? ये एक हीलियम नाभिक है। ये एक हीलियम नाभिक है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु है उसका संपूर्ण धनात्मक कहाँ रहता है? तो नाभिक में रहता है। नाभिक। और ये जो बीटा कण है, बीटा कण इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बीटा कण जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो
ऋणात्मक होते हैं, तो यानी इसका मतलब बीटा कण जो है ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। अल्फा कण क्या होता है, ये धनात्मक होता है और बीटा कण ऋणात्मक होता है। अल्फा कण धनात्मक तथा बीटा कण ऋणात्मक। और गामा कर्ण जो है ये उदासीन होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो गामा किरण को हम लोग बोल सकते हैं कि ये उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अल्फा कण को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इसमें से आप लोगों को ये याद रखना है कि अल्फा कण क्या है, ये एक धनात्मक आवेश है, और बीटा कण क्या है, ये ऋणात्मक आवेश है। और गामा कण क्या है, गामा कण ये उदासीन होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अंडा, जिसको हम लोग बीम बोलते हैं, और ऑप्शन बी में दलपुंज, और ऑप्शन सी में है अंडाशय, ऑप्शन डी में है युग्मनज। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडा, इसको हम लोग बीम कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए पहला है पुष्पित पादप के द्विगुणित अंग, पुष्पित पादप के द्विगुणित अंग। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आता है। तो पुष्पित पादप के द्विगुणित अंग में पहला आता है अंडाशय, पहला आता है अंडाशय, अंडाशय। और दूसरा होता है युग्मनज, अंडाशय, और दूसरा होता है युग्मनज। और अंडाशय को हम लोग बोलते हैं ओवरी, ओवरी बोलते हैं हम लोग अंडाशय को। और दूसरा होता है युग्मनज, युग्मनज। और युग्मनज को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट, जायगोट। और तीसरा होता है दलपुंज, दलपुंज। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, दलपुंज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। तो ये हो गया पुष्पित पादप के द्विगुणित अंग। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पुष्पित पादप के अगुणित अंग कौन कौन से होते हैं। तो पुष्पित पादप के अगुणित अंग में पहला नंबर पे आता है मेल गैमेट, मेल गैमेट पहले नंबर पे आते हैं मेल गैमेट। और दूसरे नंबर पे आते हैं परागकण, परागकण। और तीसरे नंबर पे आते हैं अंडा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। तो द्विगुणित है कौन कौन सा, देखिए दलपुंज, दलपुंज क्या है, ये द्विगुणित है। अंडाशय ये भी द्विगुणित है। युग्मनज ये भी द्विगुणित है। तो एक ऑप्शन यही बच रहा है अंडा, और ये अंडा क्या है, ये पुष्पित पादप के अगुणित अंग है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा द्विगुणित अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडा, क्योंकि ये क्या है, ये है अगुणित अंग है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अमीबा, ऑप्शन बी है फफूंदी, ऑप्शन सी है नॉस्टॉक, और ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है कास्कुटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरबेल, अमरबेल इसका आंसर हो जाएगा।
तो चलिए समझते हैं ये अमरबेल होता क्या है। तो देखिए कास्कुटा या फिर अमरबेल, अमरबेल को ही हम लोग बोलते हैं कास्कुटा। तो ये क्या होता है, तो ये एक परजीवी पोषक होते हैं, परजीवी ये एक परजीवी पोषक होते हैं और ये परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं, ये परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं, परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं। और ये क्या होता है, ये एक परजीवी लता 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 होता है। तो ये क्या होगा, ये दूसरे पेड़ पौधे पे आश्रित होंगे। ये अमरबेल क्या होगा, जब ये परजीवी है इसका मतलब ये क्या होगा, ये दूसरे पेड़ पौधे पे ये आश्रित होंगे, ये दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। तो ये अमरबेल क्या होता है, ये परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं और ये परजीवी लता है, इस कारण से ये दूसरे पेड़ पौधे पे ये आश्रित होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक क्या है, तो देखिए नॉस्टॉक जो है ये एक नीले हरे शैवाल हैं। नॉस्टॉक एक नीले हरे शैवाल हैं, नॉस्टॉक एक नीले हरे शैवाल हैं और ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति है। नॉस्टॉक ये साइनोबैक्टीरिया की एक प्रजाति है, साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति। नॉस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया की एक प्रजाति है और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। नॉस्टॉक जो है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जो होता है ये अविकसित कोशिका होता है और यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित कोशिका होता है। तो नॉस्टॉक क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इसका जो कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ये नॉस्टॉक जो है ये प्रोकैरियोटिक होने के बावजूद भी ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं। तो चलिए हम लोग कवक को समझते हैं। कवक, कवक क्या है, तो कवक एक परजीवी होते हैं। कवक जो है ये एक परजीवी होते हैं, कवक भी परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं। और अमीबा क्या है, तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, अमीबा एक प्रोटोजोआ है और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। ये अमरबेल क्या है, ये परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं, क्योंकि ये परजीवी लता होता है इसलिए ये दूसरे पेड़ पौधे पे ये आश्रित होते हैं। उसके बाद नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है, ये नीले हरे शैवाल है जो कि ये साइनोबैक्टीरिया का एक प्रजाति है और इसका जो कोशिका होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। और हम लोग जानते हैं कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित कोशिका होने के बावजूद भी इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है
और कवक क्या है, कवक परजीवी है, और अमीबा प्रोटोजोआ है, और ये एक कोशिकीय जीव भी हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है केंद्रक, ऑप्शन बी है गोल्जिकाय, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में है राइबोसोम। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। तो पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग कहते किसको हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर घर बोल सकते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और इसका अन्य नाम माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कॉन्ड्रियोसिन भी कहते हैं। कॉन्ड्रियोसिन भी इसको हम लोग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा की कहते हैं। और इसका अन्य नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है कॉन्ड्रियोसिन। इसका अन्य नाम हो जाएगा कॉन्ड्रियोसिन। और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस प्रकार का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इसके ऊपर ये 2 लेयर पाए जाते हैं, एक झिल्ली पाया जाता है और 2 लेयर पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि यह द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे रहते हैं। ये इसके ऊपर 2 स्तरीय झिल्ली से घिरे रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 स्तरीय झिल्ली पाए जाते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे रहते हैं। द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे रहते हैं। उसके बाद है राइबोसोम। तो राइबोसोम हम लोग किसको कहते हैं। तो राइबोसोम इसका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते थे, कोशिका का ऊर्जा गृह। लेकिन राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का ऊर्जा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का घर। कोशिका के प्रोटीन का घर हम लोग बोलते हैं राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। मतलब राइबोसोम में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है, तो केंद्रक कोशिका का एक मस्तिष्क है। कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क है, यानी कोशिका का ये दिमाग है। क्योंकि ये कोशिका को रेगुलेट करता है। केंद्रक क्या करता है, कोशिका को रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। कोशिका को ये नियंत्रण करता है। जैसे हम लोगों को नियंत्रण कौन करते हैं, हम लोगों के मस्तिष्क। उसी तरह कोशिका को नियंत्रित करने वाले उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद है गोल्जिकाय। तो गोल्जिकाय का कार्य होता है कि किसी भी पदार्थ को सिर्फ ढो करके ले जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। मतलब कोई भी पोषक पदार्थ है तो उसको पैकेट के रूप में बंद करके जितने भी कोशिकांग हैं सभी जगह ये पहुंचाते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं पोषक पदार्थों को
पोषक पदार्थों को पैकेट में बंद करके कोशिकाओं को देते हैं। गोल्जी का क्या कार्य है? तो ये पोषक पदार्थ को पैकेट में बंद करके सभी कोशिकाओं को जाकर के ये पहुंचाते हैं, यानी ये ढोने का कार्य करते हैं। मतलब गोल्जी का को हम लोग एक तरह से वाहक बोल सकते हैं। ये किसका वाहक कहते हैं? तो सारे चीज़, प्रोटीन बोल सकते हैं, प्रोटीन हो या फिर वसा हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, सबका ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये स्थानांतरित करते हैं, यानी पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। इसको पैकेट में बंद करके ये सभी कोशिकाओं को जाकर के ये पहुंचाते हैं, सभी कोशिकाओं को ये देते हैं। तो इसको हम लोग वाहक भी बोल सकते हैं, वाहक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो चलिए अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे है, पहला है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, ये हो जाएगा टमाटर। उसके बाद एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, सिरका। उसके बाद है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, इमली में। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है बैटरी में, इसको बोल सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या फिर लेड एसिड बैटरी। उसके बाद है फोमिक अम्ल। तो फोमिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी का डंक में ये पाया जाता है। फोमिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी का डंक में पाया जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन हाउस कौन सा गैस से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, पहले है कि ग्रीन हाउस गैसेस कहते किसको है? तो ग्रीन हाउस गैस होने की क्षमता जो है वो है कि वो सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ती है तो फिर वहाँ से जब जैसे वापस लौटती है तो वो क्या करता है कि जितना भी ऊर्जा है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद अवशोषित करके वो रख लेता है और फिर बाद में वो फिर पृथ्वी तक वो पहुँचाता है। तो वैसे गैस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस में यह क्षमता पाई जाती है कि वह सूर्य से आती अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर पुनः पृथ्वी पर भेजने की क्षमता रखता है। मतलब जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनका ये क्षमता होता है कि जब सूर्य से आती अवरक्त विकिरण जो भी है उसको अवशोषित करके रख लेता है और पुनः पृथ्वी पर वो भेजता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस होते कौन कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जैसे पहला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा होता है CH4 यानी मेथेन। उसके बाद होता है तीसरा N2O जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद होता है चौथा CFC जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और पांचवा होता है ओजोन O3, और छठा होता है SF6। तो क्वेश्चन में पूछा गया था
कि ग्रीन हाउस गैस जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल रहा था। तो ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है सौर ऊर्जा को ATP में किस कोशिकांग में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को ATP में किस कोशिकांग में बदला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्लोरोफिल या फिर हरित लवक एक ही होता है। चलिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। तो समझते हैं कि ये हरित लवक या फिर क्लोरोफिल होता क्या है। हरित लवक को ही हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये सौर ऊर्जा को ATP में बदलने का कार्य करता है। सौर ऊर्जा को ATP में बदलने का कार्य करता है। सौर ऊर्जा को ATP में बदलने का ये कार्य करता है। और इसके निर्माण में ATP के निर्माण में हरित लवक या क्लोरोफिल जो है, इसमें मैग्नीशियम तत्व होना बहुत ही ज़रूरी है। मैग्नीशियम तत्व होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हरित लवक क्या करता है, सौर ऊर्जा को ATP में बदलने का कार्य करता है और इसके निर्माण में मैग्नीशियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A CH4, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, CH4 मीथेन। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बायोगैस का घटक कौन कौन सा है। तो बायोगैस का घटक है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। तो देखिए मीथेन जो है ये बायोगैस के घटक है और मीथेन की मात्रा बायोगैस में 50 से 80% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 10 से 15% होते हैं और H2S 2 से 3% होते हैं। तो सबसे अधिक किसकी मात्रा है, सबसे अधिक मात्रा है मीथेन की। सबसे अधिक मात्रा किसकी है, मीथेन की। इसलिए हम लोग इसको बायोगैस का मुख्य घटक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा CH4। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। देखिए ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं, यानी कितने ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, ये 3 ऑक्सीजन से ये मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य कप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सिलिकॉन। तो चलिए समझते हैं कि ये सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इसका संकेत होता है Si और इसका परमाणु संख्या 14 होता है। और सिलिकॉन है क्या, ये एक अर्धचालक है। अर्धचालक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है
और इसका संकेत क्या होता है SI और इसका परमाणु संख्या 14 होता है। उसके बाद सौर सेल को समझते हैं। तो सौर सेल क्या है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसके निर्माण में सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत का उदाहरण है, यानी मोनेरा समूह का ये उदाहरण है। चलिए हम लोग समझते हैं मोनेरा क्या है। तो देखिए मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ये साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा मोनेरा के ही अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं या फिर मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। और साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो ये एक नीला हरित शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये एक नीला हरित शैवाल है। नीला हरित शैवाल है ये। और माइकोप्लाज्मा क्या है? तो ये सबसे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। सबसे छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये माइकोप्लाज्मा। और ये जो मोनेरा जगत है, ये मोनेरा समूह, ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत ये आते हैं, यानी मोनेरा का जो कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। यानी मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका और यूकैरियोटिक विकसित कोशिका। इसका मतलब मोनेरा जगत के जितने भी आते हैं मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, मतलब ये अविकसित कोशिका से बने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है आनुवांशिक रूप से समान। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आनुवांशिक रूप से समान। आनुवांशिक रूप से समान, तो इसका असमान नहीं होगा, इसका समान हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से ये समान होते हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं? ये समान होते हैं। तो कायिक जनन द्वारा नए पौधे जड़ या फिर तना या फिर पत्ती तथा कलिका से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग कलम लगाते हैं, एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कलम लगाना। उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई सा अगर पेड़ है उसके डंठल में मिट्टी दे करके कपड़ा से बांध देते हैं। उसके बाद इसको काट करके हटा दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, और इसमें जड़ें उग जाती है। तो ये क्या हो रहा है, कोई एक कली है, कलिका है, और उससे क्या हो रहा है, एक पौधे का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कायिक प्रबंधन। जैसे
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा गन्ना। गन्ना को हम लोग बोते हैं, क्या करते हैं, पहले गन्ना को छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं, उसके बाद इसको मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। तो मिट्टी के अंदर इसको बोने के बाद इसमें जड़ें उग जाती है और एक पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कायिक प्रबंधन हो रहा है। और कायिक प्रबंधन में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं ये अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी इसमें जनन की प्रक्रिया अलैंगिक होती है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है।